नॉर्मल एंजियोग्राफी कराएँ या सीटी एंजियोग्राफी कराएँ? यह सवाल बहुत बार मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब कौन-सी एंजियोग्राफी कराएँ? मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया, मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और लगभग 15 साल से मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में मैं हार्ट के मरीज़ देख रहा हूँ। आज मैंने पूरा यह वीडियो इसी विषय पे बनाया है कि कौन-सी एंजियोग्राफी ज़्यादा बेटर होती है, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊँगा और किस मरीज़ में कौन-सी एंजियोग्राफी ज़्यादा बेहतर होगी, ये भी आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले आते हैं सीटी एंजियोग्राफी कैसे होती है? जैसा कि नाम है सीटी एंजियोग्राफी सीटी स्कैन मशीन के माध्यम से होती है। आपका एक सीटी स्कैन किया जाता है चेस्ट का और बाहर से आपके हार्ट की धमनियों की पिक्चर्स ली जाती है। नॉर्मल एंजियोग्राफी कैसे होती है? नॉर्मल एंजियोग्राफी एक स्पेशल जगह होती है कैथ लैब, वहाँ आपको ले आया जाता है और आपकी कलाई की या पैर की धमनियों के माध्यम से हम एक कैथेटर आपके हार्ट में इंसर्ट करते हैं और आपके अंदर से हार्ट की धमनियों की पिक्चर्स लेते हैं। ये होती है नॉर्मल एंजियोग्राफी या कैथेटर एंजियोग्राफी। अब आप पूछेंगे कौन सी ज़्यादा रिलायबल होती है? देखिए, जो फ़ोटोग्राफ आप बाहर से लेंगे या फिर अंदर से लेंगे, तो ऑब्वियसली जो चीज़ अंदर से अपन देखते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होती है। उदाहरण के तौर पे आप कोई भी शोरूम में बाहर से आप चीज़ें देख रहे हैं, वो अलग दिखती हैं और जब अंदर से जाके आप देखते हैं असल में, तो चीज़ें अलग होती हैं। तो वही सिद्धांत होता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो होता है, जो सबसे रिलायबल होती है, वो कैथेटर एंजियोग्राफी होती है क्योंकि वो अंदर से आपकी धमनियों की फ़ोटो ली जाती है, जबकि सीटी स्कैन के ज़रिए बाहर से हम उसकी फ़ोटो लेते हैं। दूसरा ये होता है कि डाई कितनी यूज़ होती है, दोनों में डाई यूज़ होती है। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सीटी एंजियोग्राफी में डाई यूज़ नहीं होती। जी नहीं, दोनों में डाई यूज़ होती है। इनफैक्ट अगर हम देखें सीटी एंजियोग्राफी में लगभग 100 से सवा 100 एमएल डाई यूज़ होती है। जबकि हम अपने नॉर्मल एंजियोग्राफी में हम जाएँ, तो नॉर्मल कैथेटर एंजियोग्राफी में 20 एमएल या 30 एमएल या कम से कम 50 एमएल से ज़्यादा डाई कभी यूज़ नहीं होती। यूजुअली 50 एमएल से कम डाई में भी काम हो जाता है। तो डाई की मात्रा देखें तो कम डाई यूज़ होती है कैथेटर एंजियोग्राफी में, नॉर्मल एंजियोग्राफी में, जबकि सीटी स्कैन में डाई ज़्यादा यूज़ हो रही है। डाई जो होती है वो हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है। जितना कम डाई में एंजियोग्राफी हो उतना अच्छा होता है। तो यहाँ एडवांटेज होता है नॉर्मल एंजियोग्राफी का क्योंकि डाई की मात्रा इसमें कम होती है। देखिए जो डाई देने का तरीका दोनों में अलग होता है। जो सीटी एंजियोग्राफी में क्या करते हैं, जो वेन्स होती हैं हमारी, वहाँ हम कैनुला लगा के वहाँ डाई इंजेक्ट करते हैं। जबकि नॉर्मल एंजियोग्राफी में जैसा मैंने बताया कैथेटर अंदर ले जाते हैं और कैथेटर के माध्यम से डायरेक्ट धमनियों में हम डाई देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डाई देने का तरीका दोनों एंजियोग्राफी में। अब दूसरा आता है रेडिएशन। रेडिएशन कितना होता है? क्योंकि ये दोनों जाँचें जो होती हैं एक्स-रे रेडिएशन के माध्यम से होती हैं। सीटी एंजियोग्राफी में नॉर्मल एंजियोग्राफी के मुकाबले 5 से 10 गुना रेडिएशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको बाहर से एक्स-रे के ज़रिए अंदर की फ़ोटो लेना है। अब कैथेटर एंजियोग्राफी में क्योंकि हम फ़ोटो अंदर से ले रहे हैं, तो हमें बहुत मिनिमम रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो रेडिएशन में का को भी हम लोग नापें तो नॉर्मल एंजियोग्राफी में रेडिएशन कम होता है, कैथेटर एंजियोग्राफी में ज़्यादा होता है। अब आप टाइम पे आएँ, कितना टाइम लगता है? सीटी एंजियोग्राफी में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। अगर आप नॉर्मल एंजियोग्राफी में देखें तो टाइम लगभग उतना ही लगता है 10 से 15 मिनट, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस ऑपरेटर हो तो नॉर्मल कैथेटर एंजियोग्राफी हम लोग 5 मिनट में कर सकते हैं। तो टाइम लगभग बराबर होता है। कई बार कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में टाइम कई बार हमें कम ही लग जाता है। अब रिस्क किसमें ज़्यादा होती है? देखिए, अगर अपन सीटी एंजियोग्राफी में जाएँ तो रिस्क लगभग ना के बराबर है, 0% रिस्क होती है सीटी एंजियोग्राफी में। कैथेटर एंजियोग्राफी में हाँ, मैं मानता हूँ कि मतलब 0.5% रिस्क होती है एंजियोग्राफी में, क्योंकि आप इसमें क्या कैथेटर इंसर्ट करते हैं हार्ट के अंदर, पैर की धमनियाँ या कलाई की धमनियों के माध्यम से अंदर तक अपन जाते हैं, हार्ट के अंदर तक जाते हैं, तो एक ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, तो एक बहुत नॉमिनल रिस्क तो होती है 0.5%, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कैथेटर इतने स्लीक हो गए हैं, इतने पतले-पतले कैथेटर्स आ गए हैं, तो ये एंजियोग्राफी की रिस्क लगभग बहुत कम हो गई है। लेकिन हाँ, ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, थोड़ी-सी रिस्क इसमें रहती है, लेकिन बहुत ही नॉमिनल रिस्क हो जाती है। अब आते हैं कि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व कितनी है। सीटी एंजियोग्राफी जब हम करते हैं, तो उसमें भी कॉस्ट लगभग 12-14 हज़ार होती है। नॉर्मल एंजियोग्राफी में भी कॉस्ट लगभग 12-14 हज़ार होती है। तो लगभग कॉस्ट में भी लगभग बराबर हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि किस में सीटी एंजियोग्राफी कराएँ और किस मरीज में हम नॉर्मल एंजियोग्राफी कराएँ। देखिए, सीटी एंजियोग्राफी हम लोग उसमें एडवाइस करते हैं जिसमें कि हमें लगता है कि बीमारी निकलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, वो बहुत कम है। उदाहरण के तौर पे एक सपोज़ एक पायलट है, उसको एक स्क्रीनिंग टेस्ट कराना है, क्योंकि उस पायलट पे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी निर्भर होती है। उसको बस ये देखना है कि मुझे ब्लॉकेज है कि नहीं, उसको कोई सिम्पटम नहीं है। तो ऐसे में हम सीटी एंजियोग्राफी एडवाइस कर देते हैं, सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तो ऐसे मरीजों में जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसमें सीटी एंजियोग्राफी की जाँच कराई जाती है।
लेकिन ऐसे मरीज़ जिसमें कि हमें लग रहा है कि इसमें सिम्पटम्स बहुत क्लासिकल हैं हार्ट के, हमने टीएमटी टेस्ट कराया, पॉज़िटिव आ रहा है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत क्लासिकल सिम्पटम्स हैं हार्ट अटैक के और उसको बीमारी निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है बीमारी निकलने की। तो ऐसे मरीज़ों में सीटी एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं होता, ऐसे मरीज़ों में कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही कराते हैं, क्योंकि उसमें बीमारी निकलना है और उसमें हमें डिटेल इवैल्यूएशन करना है कि एग्ज़ैक्टली कितने परसेंटेज ब्लॉक है, किस तरह का ब्लॉकेज है, कहाँ ब्लॉकेज खत्म हो रहा है, लेंथ कैसी है, इतना प्रिसाइज़ इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है जिसमें कि बीमारी निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, तो यह चीज़ नॉर्मल एंजियोग्राफी से ही पॉसिबल हो जाती है। एक होता है कि जैसे कई मरीज़ ऐसे आते हैं कि जिनको कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, फैमिली में सडन डेथ हो गई है और उनको ये पता लगाना है जस्ट हमें कि हमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट करना है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है, उसके लिए सीटी एंजियोग्राफी बहुत अच्छी जाँच है। स्क्रीनिंग मतलब एक जस्ट एक इवैल्यूएट करना है कि स्क्रीन करना है कि बीमारी है कि नहीं। तो अगर सीटी एंजियोग्राफी नॉर्मल आता है, तो यूजुअली सब चीज़ नॉर्मल ही होती है। तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर सीटी एंजियोग्राफी में कुछ एब्नॉर्मलिटी आती है, तो हमें फिर से नॉर्मल एंजियोग्राफी करना पड़ता है। इसलिए अगर हम पहले से ही पी टेस्ट प्रोबेबिलिटी निकाल के रखते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है, सीटी एंजियोग्राफी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बीमारी निकलने की, तो नॉर्मल एंजियोग्राफी करते हैं। हाँ, एक जगह जो सीटी एंजियोग्राफी का रोल ज़्यादा होता है, वो होता है बाईपास के बाद। बाईपास के बाद क्या होता है कि बाईपास में बहुत सारे ग्राफ्ट लग रहते हैं, बाईपास के ग्राफ्ट। तो एंजियोग्राफी में हमें एक तो उनकी खुद की धमनियों की एंजियोग्राफी करते हैं, प्लस बाईपास के ग्राफ्ट्स को भी देखना पड़ता है। तो ऐसी सूरतों में कई बार सीटी एंजियोग्राफी का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं सीटी एंजियोग्राफी में कि ग्राफ्ट कैसे लगे हैं, उनकी ग्राफ्ट की स्थिति कैसी है। तो हाँ, जो बाईपास के बाद कई बार हम सीटी एंजियोग्राफी का भी एडवाइस करते हैं, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है। सीटी एंजियोग्राफी का एक आध फायदा ये हो जाता है कई बार कि जो सीटी एंजियोग्राफी में हार्ट के अलावा हम लंग्स की आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरीज़ को भी देख लेते हैं साइमल्टेनियसली कि उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कई-कई मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि हार्ट के अलावा कई बार सिम्पटम्स पल्मोनरी आर्टरीज़ की वजह से भी होते हैं। तो वो एक साथ-साथ इवैल्यूएशन हो जाता है कि पल्मोनरी आर्टरी का भी। तो ऐसे में सीटी एंजियोग्राफी कई बार प्रेफ़र होती है। लेकिन मेजॉरिटी तौर पे देखें कि जिसको क्लासिकल सिम्पटम्स हैं, टीएमटी पॉज़िटिव है, एंजाइना के सिम्पटम्स हैं, हार्ट का अटैक आ चुका है, तो ऐसे में सीटी एंजियोग्राफी का कोई रोल नहीं होता। आपको नॉर्मल एंजियोग्राफी में ही जाना है, क्योंकि जो आपका ट्रीटमेंट जो प्लानिंग होना है, वो सब नॉर्मल एंजियोग्राफी के बाद ही होना है। दोनों के डिफरेंस आज मैंने आपको बता दिए, किसके एडवांटेज क्या होते हैं, किसका फ़ायदा क्या होता है। तो आप किस कैटेगरी में फ़ॉल हो रहे हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से ही आप डिसाइड करें कि आपको सीटी एंजियोग्राफी में जाना है कि नॉर्मल एंजियोग्राफी में जाना है। तो यह वीडियो सबसे शेयर करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बहुत कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट होता है। बहुत से मरीज़ परेशान होते हैं, सीटी स्कैन कराएँ कि नॉर्मल एंजियोग्राफी कराएँ। और आपको इस विषय में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में मैं इसका तुरंत जवाब दूँगा। धन्यवाद।